हेलो बच्चों, आज मैं आपको स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप के बारे में समझाने जा रही हूँ, जो कि बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में से है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमें ये समझने में दिक्कत आती है। एक पैराबोला का कंसेप्ट हो गया, राइट, एंड जो दूसरा है वो स्ट्रेट लाइन है ना। ये दो चीज़ों का कंसेप्ट है जो हमें समझना है, ठीक है। और ये बहुत इजी है। अब आज हम देखेंगे कि इसको समझते कैसे हैं, इसमें क्या गया है। बेसिकली स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो ये बेसिकली हमें बताता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूँ, दूसरा पॉइंट लेते हैं डाइवर्सिटी। अगर मैं इस डाइवर्सिटी की बात करूँ तो कहीं डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा दिखती है ना, कहीं पे कम होती है, ठीक है, और लेस, डिपेंड्स। लेकिन ये चीज़ हमने किस फैक्टर्स से पढ़ी थी, किस फैक्टर के बेस पे, लैटिट्यूड या ऑल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में, राइट। लेकिन यहाँ पर ये जो डाइवर्सिटी है ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। एक्चुअली स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप सबसे पहली बार जिस पर्सन ने स्टडी किया था, ठीक है, वो जर्मन से थे, है ना, बिलोंग्स टू जर्मनी, और उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड्ट, ठीक है। और उन्होंने इसको स्टडी करने के लिए कहाँ पे, एक छोटे से सैंपल पे स्टडी किया था, लेकिन कहाँ, वो साउथ अमेरिका में उन्होंने इसको स्टडी किया था, साउथ अमेरिकन के फॉरेस्ट में, ठीक है। राइट वहाँ पे उन्होंने एक छोटे एरिया में कम स्पीशीज होती हैं, और जैसे जैसे लार्ज एरिया की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, स्पीशीज की रिचनेस जो होती है वो क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा आता है कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो अब ये S क्या है, ये है स्पीशीज रिचनेस। क्या है ये, स्पीशीज रिचनेस। और A क्या डिपिक्ट करता है, आपका एरिया, जिस एरिया में कितने स्पीशीज हैं, ठीक है। अगर मैं इस एरिया को बढ़ा दूं, अगर एरिया को मैं लार्ज कर दूं, तो क्या हो जाएगा, स्पीशीज के रिचनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। स्पीशीज की रिचनेस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, स्पीशीज की रिचनेस भी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको इस ग्राफ की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। आपके बुक में एक ग्राफ गिवन है ना, तो ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या, इस तरह से एक पैराबोला गिवन है ना। और ये क्या है, ये आपका शो करता है, क्योंकि S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है। तो कोई भी चीज़ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होती है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं एरिया बढ़ाते जा रही हूँ, है ना, यानी कि स्पीसीज बढ़ते जा रहा, बट किसी लिमिट तक ही बढ़ेगा ना। अब बढ़ाते अब पृथ्वी से बाहर तो नहीं निकल जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं, कहीं तो जाके रुकेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू C, ठीक है। S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, C
a रेज़ टू द पावर z। ठीक है, ये हो गया आपका पैराबोला का इक्वेशन। जब भी आप इस पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे वो आएगा s इज इक्वल टू सी ए रेज़ टू द पावर z। s क्या है आपका? s क्या है आपका? s इज स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, उसके बाद आपका c क्या है? c को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अब आप बोलेंगे ये y इंटरसेप्ट क्या है? ये मैं भी आपको समझाती हूँ ये क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है a, है ना, a जो कि आपके एरिया को बताता है ना। और फिर ये जो पावर है z, ये आपके स्लोप को बताएगा। किसके स्लोप को? स्लोप ऑफ द लाइन, है ना, जो यहाँ पे हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है उसकी लाइन टुवर्ड्स y, है ना। उसको मैं डिटेल में भी आपको समझाती हूँ कि इसको कैसे हम पढ़ते हैं या ये कैसे बनता है। इसको हम दूसरा नाम से बुलाते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। इन चीज़ों को, इन टर्म्स को आपको बहुत ही क्लियरली याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है जब हम इस पैराबोला को, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको जब हम स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं, ठीक है, जब हम इसको स्ट्रेट लाइन में शो करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हम लॉग में लेते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को अगर हम लॉग से दोनों साइड, है ना, लॉग ले लें तो क्या हमारा बन जाएगा? दैट इज लॉग s इज इक्वल्स टू लॉग c प्लस z लॉग a। अच्छा, अब बात आती है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक है। जब भी हम लॉग में लिखेंगे तो वो क्या होता है, वो इक्वेशन हमेशा वो क्या बनाता है? वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जब आप ये इक्वेशन लेंगे तो वो हमेशा पैराबोला को बनाएगा। लॉग वाली इक्वेशन क्या शो कर रही है? आपके स्ट्रेट लाइन को। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ये इक्वेशन तो ऐसे था, लॉग में लिखते ही यहाँ पे प्लस और यहाँ पे फिर z आगे क्यों आ गया? तो ये लॉग में क्या होता है, जब भी हम दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि इक्वेशन में जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना। देखिए लॉग सी मैंने लिया, सी और ए के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। एम आई क्लियर? प्लस में कन्वर्ट हो गया। और जो पावर होती है वो क्या होती है? दूसरे टर्म से वो पहले आ जाएगी, तो इसलिए हमने लिख दिया z log a। क्लियर? ये समझ में आई बात? log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। यानी कि किसी भी चीज को, जैसे कि s इज इक्वल्स टू सी ए रेस टू द पावर z, इसको अगर मुझे, यानी कि अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में लिखना हो तो किस तरह से हम लिखेंगे? कोई ज़्यादा फर्क आएगा दोनों को? सिर्फ हमने कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इस पैराबोला के इक्वेशन को हमने लॉग में लिख दिया, तो ये पैराबोला क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हमें दिख गया। ठीक है, तो यानी कि हमने इसको log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a की ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो s इज इक्वल्स टू c a टू द पावर z, ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, अब c इज इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट, यही है ना। ये क्यों होता है अब इसको समझते हैं। समझिए, ये एक ग्राफ है, ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, यहाँ से 0 टाइम लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये एरिया है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ये आपका स्पीशीज रिचनेस हो गया। ठीक है, अब ये जैसे जैसे 0 से 1 किलोमीटर 2 3 4 5 ये किलोमीटर रेंज में है ना, ये एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसी तरह सपोज यहाँ पे मैं देखती हूँ 1 किलोमीटर पॉइंट 1 तक, समझिए 2 स्पीशीज़ हैं। ठीक है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 6 है,
फिर यहाँ पे 10 हो गई, फिर 20 हो गई, 30, 40, इस तरह से ये स्पीशीज रिचनेस बढ़ती गई। तो अब अगर मेरे पास सपोज यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की हुई है ना, तो अगर मैं इसका ये स्लोप देखूं, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? अगर मैं इस ग्राफ को देखती हूँ तो ये कैसे ड्रॉ होगा? ये होगा, यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये पॉइंट है, या थोड़ा सा नीचे से आएगा, है ना, या इसी को हम इंक्रीज कर देते हैं, तो ये ड्रॉ हुआ और यहाँ से ये सीधे नीचे गया, है ना, यहाँ तक, यानी कि ठीक है। तो यानी कि 5, 6, 7, है ना, 7 किलोमीटर रेंज ऑफ एरिया में स्पीशीज रिचनेस कितनी हो गई? 50 स्पीशीज। और अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ, इस लाइन को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं तो कहाँ से जाएगा? ये देखिए, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं इसको, तो ये कहाँ तक आ रहा है? 6 किलोमीटर रेंज। और ये क्या है, कहाँ तक आया? सिर्फ 30 स्पीशीज, ठीक है। तो यानी कि वाई, है ना, जहाँ से ये कट हो रहा है, ठीक है, वो क्या दिखा रहा है? उसकी रिचनेस दिखा रहा है, ठीक है ना। और ये क्या दिखा रहा है? आपका एरिया। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है? हमारी रिचनेस भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये अप टू सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ सकती है, उसके बाद ये क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसी को बताने के लिए, इसी को हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अब कोई भी स्पीशीज, है ना, अब जैसे इस लाइन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एक और ग्राफ से आपको समझाती हूँ, ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये लाइन इस तरह से है, ठीक है। अब ये लाइन कितनी सीधी खड़ी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि ये जितनी ज़्यादा खड़ी है ना, जितनी ज़्यादा स्टीपर होगी, ठीक है ना, तो आपके जेड की वैल्यू उतनी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कोई एक और लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ से पास होती है, एक और मैं यहाँ से पास करती हूँ, ठीक है, और इसके स्ट्रेट में एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, इसको भी यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम ये जेड की वैल्यू कहाँ से पता करते हैं? थीटा के एंगल से, है ना, टेन थीटा के एंगल से लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 1, और अगर मैं इस एंगल को लूँ तो ये हो गया 2, ठीक है। तो यानी कि जिसका एंगल जितना बड़ा होगा उसकी जेड की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एंगल किसका आपको बड़ा दिख रहा है? ये वाला या ये वाला? ये ज़्यादा बड़ा है, यानी कि 2 की, यानी कि इसकी जेड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। टेन थीटा अगर इस तरह से हम लेते हैं तो यहाँ पे जेड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और अगर हम ये लेते हैं तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कम हो जाएगी। वो आपको इसके स्टीपर स्लोप जितना ज़्यादा, है ना, स्टीप होगा, रिचनेस उतनी ज़्यादा, और जितना ज़्यादा लो होगा उतनी कम रिचनेस। तो हमारे बुक में एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो फ्रूगीवोरस एंड मैमल्स, इनका क्या दिया हुआ है? रेंज। जेड की वैल्यू दी हुई है 1.15, है ना, यही वैल्यू दी हुई है। और ये रेंज कहाँ से वेरी कर रही है? 0.6 to 1.2, है ना। तो ये z की वैल्यू यहाँ से डिसाइड होती है। तो ये है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ।